नमस्ते फ्रेंड्स। आज आपकी फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो इंटीग्रेटेड होम्योपैथी में। आज डॉक्टर शोभा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट करने वाली है जो आज के ज़माने के लिए बहुत उपयोगित है। सो वेलकम डॉक्टर शोभा। थैंक यू कुशाला। यस फ्रेंड्स। सो आज हम फ्लोरिक एसिड रेमेडी सीखेंगे एंड आई विल शेयर मैं 2 केसेस शेयर करूंगी। द फर्स्ट केस जो है, इट इज अ केस ऑफ अ 37-year-old मेल पेशेंट है जिनको सीवियर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और उनकी वाइफ ने अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया कि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना है जिनको काफी सीवियर आर्थराइटिस है। वो लास्ट वीक ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और उनको इतना मतलब सीवियर है कि उनको मैं क्लिनिक तक नहीं लेके आ सकती। तो उनको ऐसा था कि अगर आप फोन पे ही कुछ केस बना सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि नहीं, एक बार एटलीस्ट आप उनको ट्राई कीजिए। तो बोले कि उनको इतना तकलीफ हो रहा है कि वो उठ के हार्डली अपने टॉयलेट तक हार्डली जा पाते हैं। उनको हर एक मूवमेंट में बहुत ही पेनफुल है। वो बेड पे से उठना, टॉयलेट सीट पे जाके बैठना, वहां से उठना बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो फिर भी उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया तो उन्होंने उनके हस्बैंड को वो लेके आए, अपॉइंटमेंट लिया और नेक्स्ट लेके आए। जब तो वो जब भी लेके आए तो ऐसा हुआ कि उस दिन लाइक मैं क्लिनिक के लिए जब भी एंटर हुई क्लिनिक में तो वो पेशेंट ऑलरेडी थे क्लिनिक पे। एंड मुझे इतना सरप्राइज हुआ वो देख के पेशेंट को कि अरे यही पेशेंट है क्या। क्योंकि वो पेशेंट ने मुझे बहुत ही बड़ा स्माइल देके मुझे उन्होंने वेलकम किया। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि जिस तरह से मैंने वो पेशेंट की वाइफ से सुना था तो ऐसे समझा था कि ये पेशेंट ऐसा है कि जो काफी पेन में है और वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। तो मुझे लगा था वो काफी डेबिलिटेटेड होगा या मतलब काफी बीमार लुक होगा उसका और काफी तकलीफ में होगा। जबकि ये पेशेंट लाइक काफी ऐसे कूल था। तो इतना ज्यादा मतलब वो मुझे बीमार भी नहीं लगा। बट ऐसा हुआ कि उसके बाद में जब भी वो पेशेंट मेरी कैबिन में एंटर हुआ तभी मैंने देखा कि ये पेशेंट को सही में चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो बहुत ही ऐसे मतलब लिम्प कर करके चल रहा था। उसके पूरे जॉइंट्स में काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, काफी स्टिफनेस थे, जकड़न थी जैसे उसको। लाइक वो चेयर पे आके कैबिन में उसको बैठने के लिए उसने चेयर पकड़ा और वो बहुत मुश्किल से बैठा, जो इसमें समझ में आ रहा थी कि उसको तकलीफ हो रही थी और उसको पेन भी बहुत हो रहा था। उसके बाद में जब भी उसकी चीफ कंप्लेन ली गई तो उसने बताया कि उसके पूरे सब जॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम उसकी नेक, बैक, उसकी दोनों एक्सट्रीमिटीज, उसके नीज, उसके एंकल्स और शोल्डर्स, सब में उसको काफी जकड़न हो रही थी और उसमें बहुत ही उसके रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स काफी रिस्ट्रिक्टेड थे। तो ये पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, ही वाज ऑलरेडी अ डायग्नोस्ड केस की जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था एंड HLA-B27 उनका पॉजिटिव था। तो अगर उनकी MRI की रिपोर्ट अगर हम देखेंगे ना तो हमको समझेगा कि यहाँ पे उनको लंबर वहां पे लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस था और उनको बायलैटरल सेक्रोइलाइक जॉइंट्स थे उनके, वो इन्वॉल्व हुए थे। और अगर देखेंगे तो उनको अक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेक्रोइलियाइटिस था और उनके L5S1 और L5 डिस्क जो थे वो दोनों डिस्क भी काफी मतलब बुरी तरह से इन्वॉल्व हुए थे और उनको माइल्ड फेसिटल आर्थ्रोपैथी भी था। तो जब भी ये पेशेंट का मैंने केस लेना चालू किया तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आया वो ऐसा था कि ओके, जब भी इनको इतने सारे पेन्स होते हैं तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज होता है, मतलब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो वो पेशेंट को ही पूछा गया तो पेशेंट ने बताया कि जब भी मुझे ये लोग बहुत एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि उनकी फिजियोथेरेपी चालू थी। तो उन्होंने बताया कि वाइफ और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट उससे आगे और ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मुझे उससे भी वापस सरप्राइज हुआ क्योंकि ऐसा है ना कि जब भी हम देखते हैं कि पेशेंट इतनी तकलीफ में है, इतने पेन्स में है, तभी उनको वो टाइम पे या तो पेशेंट बहुत ही मतलब या तो वो गुस्सा हो जाता है या वो अपने पेन से काफी परेशान होता है, अपनी तकलीफ से काफी परेशान रहता है। जबकि वो तरह की कोई भी परेशानी मुझे उसके चेहरे पे दिखी नहीं।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी समझते हैं कि ये पेशेंट बीमार क्यों हुआ, मतलब इतनी छोटी एज में उसको इतनी बड़ी बीमारी क्यों आई। तो मैंने सोचा कि उसका वाई सोचने की, वाई हम सर्च करेंगे। तो मैंने उसको पूछा ठीक है आपको क्या स्ट्रेस था करके। तो उन्होंने बताया कि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि मुझे पेमेंट का स्ट्रेस था। तो बोले कि मेरे जो कोई क्लाइंट थे वो मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं किया और मुझे सामने रीपेमेंट करना था, तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आया। तो वो उन्होंने बताया कि उनको 5 साल पहले उनको बिजनेस में काफी बड़ा लॉस हुआ था, और जहाँ पे उन्होंने 50 लाख रुपया का लॉस किया था, और वो खुद है वो अपने ग्लास सप्लाई के बिजनेस में थे। तो ऐसा हुआ कि उनके कुछ कुछ क्लाइंट्स थे, तो उसमें एक क्लाइंट उनका जो था वो बिल्डर था, और ये बिल्डर का मतलब कुछ बड़ा काम था जहाँ पे इन्होंने अपने ग्लासेस सप्लाई किए थे, और वहां पे उनका मोर देन हाफ ऐसे काम खत्म हो चुका था। और वो जगह पे इन्होंने ग्लासेस सप्लाई किया, मगर उसके बाद में ये जो उनके पेमेंट्स रहते हैं वो तुरंत नहीं आते, उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये जो बिल्डर था ना, वो बिल्डर ने मतलब अपने हाथ ऊपर कर दिए, और उसने ना बोल दिया कि नहीं वो मतलब अभी पेमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भी कुछ तो आगे प्रॉब्लम हुआ करके। तो ये जो था वो टाइम पे ये पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया था। अभी ऐसा था कि ये जो उसका ऑर्डर था ना, ये बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो पेशेंट ने ऑलरेडी लाइक थिंकिंग कि मुझे ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसमें से मैं काफी अच्छा कमाऊंगा। तो उसने ये सब सोच के ऑलरेडी एक घर अपने लिए बुक करके रखा था। तो उसने वो घर जब भी बुक किया, और तो उसके अंदर उसने काफी पैसे इन्वेस्ट किए, जो पैसे उसके पास थे नहीं, मगर उसको ऐसे लगा कि हाँ मेरा इतना अच्छा बड़ा ऑर्डर है, वहां से मुझे पैसे आने वाले हैं। तो वो सोच के उसने घर लिया। तो उसके लिए उसने खुद ने भी कुछ लोन्स ली, और उसने कुछ लोन उसने खुद ने खरीदी, कुछ ली, और कुछ ऐसा हुआ कि उसके फादर इन लॉ के थ्रू कुछ लोन्स उसने ली। तो अभी ये जब भी लिया, बट जब भी वो बिल्डर ने ना बोल दिया कि अभी उसने हाथ ऊपर कर दिया कि अभी मैं पैसा नहीं दे सकता, दैट वाज द टाइम कि ये पेशेंट को 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसने बहुत ट्राई किया, ये जो उसका जो क्लाइंट थे ये बिल्डर, वो बॉम्बे में नहीं थे, पेशेंट वाज लिविंग इन मुंबई। बट ये पेशेंट के जो ये जो काम चल रहा था बिल्डर का, वो कहीं आउट ऑफ मुंबई में था। तो वहां पे भी वो पेशेंट काफी बार गया, वहां पे उसने मतलब उनके पास से पैसे लेने के लिए कि कहीं ना कहीं से उसका मतलब ये हो जाए करके, मगर वो कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसका टोटल ओवरऑल बिजनेस था वो काफी ऐसे स्मॉल, इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें से वो 50 लाख रुपया रीपे कर पाए। तो मुझे एक ही क्वेश्चन आया ये टाइम पे कि अगर आपने 50 लाख रुपया का लॉस 5 साल पहले किया, तो आपको पैथोलॉजी अभी क्यों आई, 5 साल पहले क्या हुआ। तो उसने बोला कि नहीं, 5 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरे पास और भी कुछ ऑर्डर्स थे, तो मैंने वो ऑर्डर में से रीपे किया। मैंने कुछ गोल्ड था उसके बेसिस पे कुछ बैंक में से लोन वगैरह लिया, वो भी मतलब वहां से कुछ कुछ रीपेमेंट कर दिया, तो कुछ कुछ रीपेमेंट किया तो वो लोग शांत हो गए। बट अभी ऐसा हुआ है कि अभी उसके पास बिजनेस भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, सब बिजनेस स्लो, उसके भी बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन थे। तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं था कि अभी मैं वापस से बाकी का जो पैसा है वो रीपे कर पाऊँ। और अभी ऐसे हुआ कि फादर इन लॉ ने भी जो लोन लिया हुआ था और लोगों से, उनको भी वो रीपे करना था। तो वो भी बार बार मतलब उनके ऊपर, पेशेंट के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे थे। और ऐसा हुआ कि ये पेशेंट रीपे नहीं कर पा रहा था। तो पेशेंट की जो वाइफ है, शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमेन है। तो उसकी जो वाइफ है ना, वो कुछ कुछ उसको बहुत बुरा लग रहा था कि अरे मैं, मेरे डैडी के पैसे हैं, हम लोग वापस नहीं दे पा रहे। तो वो अपनी जो उसकी जो कमाई थी उसमें से कुछ ना कुछ पैसे सेव करके करके वो उसके डैडी को रीपे कर रही थी। मगर पेशेंट के जो फादर इन लॉ थे उनको वो भी बुरा लग रहा था कि अरे मेरा जो दामाद है, ये जो पेशेंट है वो क्यों नहीं दे पा रहा है, मेरी मेरी डॉटर क्यों दे रही है और ये क्यों नहीं दे पा रहा है। और ये जब भी बात कर रही थी तभी ये जो पेशेंट की वाइफ थी उसने बताया कि वो उसको बहुत ही मतलब बुरा लग रहा था, क्योंकि वो टाइम पे लोग भी बहुत जन कोई ना कोई फोन करते थे, जो मतलब जो मांगने वाले थे लोग, वो लोग फोन करते थे, या तो कुछ कोई कोई जन घर पे आ जाता था। तो वाइफ को काफी ऐसे बुरा लगता था, एम्बेरेस्ड फील होती थी। तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थी ऐसे जब भी वो बता रही थी तभी भी। और बाजू में पेशेंट बैठे थे, वो काफी कूल था, तो उसको मैं देख रही थी, उसको मैं ऑब्जर्व कर रही थी, तो उसके एक्सप्रेशन में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने पेशेंट को, उनकी वाइफ को पूछा कि ठीक है, तो ये पेशेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ कि इतना जब ये प्रेशर्स वगैरह आते थे, मांगने वाले आते हैं। तो वाइफ ने बताया कि उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता था।
एंड मुझे इतना बुरा लग रहा है मगर उसको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है। या एक दिन वो आएंगे और वो सोचेगा, बट दिन दूसरे दिन वो जहां था वहीं का वहीं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। और वो, उसको वाइफ ने बोला कि डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उसका मतलब अभी भी बिजनेस एकदम बुरा है या बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस अभी भी ठीक चल रहा है, वो इतना ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उसमें से वो जो कुछ भी कमाता है ना डॉक्टर, वो इतना ज्यादा स्पेंड कर देता है कि वो बिल्कुल भी सेव नहीं करता है। और वो स्पेंड भी किसके ऊपर करता है, तो उसको बहुत शौक है ब्रांडेड चीजों का, तो वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड शूज, परफ्यूम्स, ये सब चीजों के ऊपर वो स्पेंड करता है। और वो ऐसे स्पेंड करता है कि जो चीजों की उसको जरूरत भी नहीं है, उसके पास वो चीजें हैं, फिर भी वो बहुत सारी चीजें ये सब ऑनलाइन बाय करता है, अपनी शॉप में वो रख देता है, उसको छुपा के रखता है, कुछ दिनों तक तो वो घर पे लाता नहीं है, उसके बाद में वो घर पे लाके घर पे कबर्ड में छुपा के रख देगा। और वो मतलब उसका इंटेंशन है, वो सोचता ही नहीं है कि नहीं मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, ये बात के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो ये सब चीजों का वो वाइफ है वो काफी उसकी वजह से बहुत ही गुस्सा थी ये पेशेंट से। वाइफ ने इतने तक बोला कि ये पेशेंट है वो मेरे मतलब हस्बैंड है, वो बिल्कुल भी हमारी केयर तक नहीं करता है, मेरी और मेरी डॉटर की अगर तबीयत खराब है, अगर हम लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो ये पेशेंट अवेलेबल नहीं है, और वो नहीं करता। इवन मेरी बच्ची जो है, उसको अगर स्कूल से आना है, तो अगर उसको कभी अगर मैं बाहर चली गई और उसको बोलूंगी कि तुमको उसको बस स्टॉप से लेके आना है, स्कूल बस आएगी, तो उसको मैं कितनी बार फोन करूंगी तो वो तो फोन भी स्विच ऑफ करके रख देगा, क्योंकि वो मांगने वाले के फोन आते। तो फिर मुझे और किसी को नेबर को फोन करके बताना पड़ता है, तो उसके लिए वो सब बहुत डिफिकल्टी लग रही थी। तो उसको भी लगा कि ये मेरा हस्बैंड है वो काफी इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, वो जरा भी मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब जो चीजें थी ना, ये पेशेंट की वाइफ को जितना अफेक्ट कर रही थी उतना ये पेशेंट को अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे होम्योपैथ हमारे पास केसेस आते हैं, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास। तो हमको कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसको हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कौन सी चीज, कौन से सिम्टम्स को हम हमारी एनालिसिस, हमारी इवेल्युएशन में उसको हायर इंपॉर्टेंस दे दे, जिससे हम सिमिलिमम तक अच्छे से पहुंच जाए। तो ये एक मतलब दिस, ये अप्लाई होता है हर एक केस के लिए, नॉट नेसेसरी कि अपना सिर्फ यही केस, कि अगर कोई भी केस में हमको पीक्यूआरएस कैसे ढूंढना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे समझनी है, तो जो जो चीजें ऐसी लगेगी कि जो कुछ बातें ऐसी होती है, पेशेंट जब भी नरेट करता है हमको कि कुछ चीजें हमको वो काफी सरप्राइज लगती है, या कुछ चीजें हमको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, कुछ अनयूजुअल लगता है, या वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है जिस तरह से वो हमको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये केस के अंदर हम देखें, तो मैं जब भी उसकी पैथोलॉजी समझने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लग रहा है, कि आपको क्यों मतलब तकलीफ हो रही है। तो इसका मुझे दो आंसर्स, एक पेशेंट ने और एक उनकी वाइफ ने दिया। तो पेशेंट ऐसे बोल रहा था कि डॉक्टर वो टाइम पे मैं काफी ट्रैवल भी कर रहा था, और वो जो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि विदाउट टिकट्स ट्रैवल करता था, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस, वन सिटी टू अनदर सिटी। तो मुझे वो टाइम पे अगर ऐसा लगता है कि शायद मेरा वो पोजीशन प्रॉपर नहीं था, जब भी मैं रात को ट्रेन में वगैरह सोता वगैरह था, तो पोजीशन प्रॉपर नहीं था, तो शायद उसकी वजह से मुझे ये जोड़ों की जकड़न हो गई है, और मेरे जोड़ की मतलब डिजीज मुझे हो गई है। और पेशेंट की वाइफ को लगा कि डॉक्टर वो जब भी जाता है दूसरे सिटीज में, तो वहां पे मतलब उसको घर का खाना नहीं मिलता है, तो शायद उसकी वजह से वो इतना बीमार हो गया। तो ये दोनों में से कोई भी रीजन जो वाइफ ने दिया और हस्बैंड ने दिया, मुझे बिल्कुल भी गल्प नहीं हो रहा था कि इस चीज की वजह से इतनी बड़ी पैथोलॉजी नहीं आ सकती है। क्योंकि हम एज ए होम्योपैथ जब भी हम साइको एनालिसिस समझते, तो हमको पता है कि जो भी पैथोलॉजी डेवलप होती है वो पेशेंट के इमोशनल कन्फ्लिक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो जब भी अगर पैथोलॉजी काफी डीप है, तो उसकी जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट है वो भी काफी डीप होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सभी देखेंगे और समझेंगे, तो हम वो केस के अंदर कौन सा सिम्टम लेना है और कौन सा नहीं, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इवेल्युएट कर पाएंगे। तो अभी अगर हम ये केस की बात करते हैं, तो ये केस में मुझे सबसे बड़ी चीज पहली जो लगी, और सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने लिया, वो लिया बोयंसी। बोयंसी मतलब क्या? बोयंसी मतलब एक पेशेंट की कैपेसिटी टू राइज अप, टू फ्लोट अप। मतलब वो पेशेंट अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है, या कहीं भी कोई भी, वो अपने पेन्स में डूबा हुआ है, वो अपने स्ट्रेस में डूबा हुआ है, मेंटल टेंशन में डूबा हुआ है, वहां से भी उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो ऊपर उठ सकता है।
दैट इज बोयंसी। तो जैसे सपोज कि ये पेशेंट को इतना सारा मतलब आर्थराइटिस का सीवियर पेन था, मगर जैसे मैं पेशेंट क्लिनिक के अंदर एंटर हुई और वो टाइम पे मैंने जैसे देखा कि ये पेशेंट के फेस पे इतना अच्छा स्माइल है और वो पेशेंट मुझे इतना अच्छे से वेलकम कर रहा है, तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये इतना अगर सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन है अगर जॉइंट्स में, तो उसके साथ में किस तरह का पेन होना चाहिए, वो हमको नहीं मिला। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज जो हमको मिली, तभी उस पे से हमको मैंने सोचा कि ये कुछ तो है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है, और ये जो भी है वो उसको मैंने मेरी टोटालिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सो वो जब भी समझी तभी मुझे ऐसे ध्यान में आया कि नहीं, ये तो बोयंट क्वालिटी है ये पेशेंट की, और वो मुझे बोयंसी वाज द फर्स्ट रूब्रिक। जो सेकेंड रूब्रिक मैंने लिया वो लिया मोरल फीलिंग्स वांट ऑफ, बिकॉज ये पेशेंट है वो कुछ भी है, मतलब वो गलत बातें करता है, वो झूठ बोलता है अपने क्लाइंट से, अपनी वाइफ से, फादर इन लॉ से, अब्यूज करता है, शाउट करता है, वो चीजें लेके आता है और वो अपनी शॉप में मतलब छुपा देता है ऑनलाइन ऑर्डर करके, और वो ट्रेन में भी विदाउट टिकट ट्रैवल करता है। तो ऐसी सब जो चीजें थी, तो लगा कि ये पेशेंट की मोरल फीलिंग्स नहीं है, कम है। और अनदर रिब्रिक वाज अनफीलिंग, कि ये पेशेंट के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि उसको बिल्कुल भी मतलब एक कहीं भी वहीं वहां पे उसके इमोशंस नहीं दिखे, कि उसको पेशेंट को उसकी वाइफ के साथ, उसके डॉटर्स के साथ भी कहीं पे भी एक अटैचमेंट हम जैसे बोलते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग बोलते हैं, वो कुछ भी मुझे दिखा नहीं। तो मैंने वो रुब्रिक लिया अनफीलिंग। और एक रुब्रिक लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक। अभी ये पेशेंट इतना पैसा वेस्ट कर रहा है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे कर रहा है, पैसा सेव नहीं करता है वो अपना जब भी अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है तो आप पहले ये सोचेंगे कि मेरा कर्जा मैं कैसे पहले खत्म करूं और बाद में मैं अपने शौक के बारे में सोचूं। तो जो आदमी मोरालिटी में है, सेंसिटिव टू मोरल्स में, वो पहले वो सोचेगा, जबकि ये आदमी ने वो तो सोचता ही नहीं है। वो तो अपने ही शौक के बारे में सोच रहा है कि नहीं मुझे सब ब्रांडेड चीज चाहिए, मेरी जरूरत है या नहीं है वो वही करता है। तो इसके लिए, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक इट, ऐसे नहीं है कि उसको एवर्जन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे हम उसको एवर्जन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये पेशेंट को वो एक रियलाइजेशन तक नहीं है कि नहीं ये चीज से मेरी फैमिली पे क्या इफेक्ट होता है, मेरी वाइफ और डॉटर पे क्या होता है, कि ये मुझे रीपे करना ये फर्स्ट होना चाहिए, ये एक समझ तक उसके अंदर नहीं है। दैट इज वाई इनएबिलिटी टू रियलाइज, कि वो रियलाइजेशन नहीं है उसको। वो रूब्रिक लिया। फिर और एक रूब्रिक जो लिया वो मटीरियलिस्टिक, क्योंकि ये सब चीजों में हमने देखा कि उसका जो अट्रैक्शन है वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में है, कि उसको ब्रांडेड कपड़े, शूज, परफ्यूम, ये सब चीजों के लिए वो काफी अट्रैक्ट होता है। और लिबर्टिनिज्म, वो ना तो वाइफ का सुनता है ना फादर इन लॉ का सुनता है, और वो अपना ही मन की ही बात करता है। और एक जनरलिटीज, मैंने एक जनरल रूब्रिक लिया था कि साइड क्रॉसवाइज उसकी जो जॉइंट्स अफेक्ट हुए थे वो ऐसे थे कि उसका लेफ्ट एंकल और राइट शोल्डर अफेक्ट हुआ था, तो साइड क्रॉसवाइज करके मैंने रूब्रिक लिया। और जब भी फिर मैंने ये रूब्रिक्स रेपर्टरी में डाले और रेपर्टराइज किए, तभी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सब सब रूब्रिक्स है, वो एक रेमेडी जो कवर कर रही है वो है फ्लोरिक एसिड। तो दैट इज वाई उसको मैंने फ्लोरिक एसिड 200 1 डोज डेली बेड टाइम करके चालू किया। और पहले फर्स्ट वीक में 1 डोज डेली बेड टाइम दिया, बट उसको फर्स्ट वीक से ही इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आने लगा कि मैंने सेकेंड वीक में उसको 3 डोज वीकली कर दिया और फिर 1 डोज वीकली कर दिया, तो थोड़ा सा टेपर ऑफ कर दिया। तो उसके मतलब उसकी जो इम्प्रूवमेंट थी, उसके जॉइंट्स की जो मूवमेंट थी, उसका जो स्टिफनेस था, उसकी जो जकड़न थी, उसको पेन था, वो मतलब काफी अच्छे से वो दिखने लगा कि वो कम होने लगा। वो अपने चीजें जो पहले नहीं कर पाता था, वो टॉयलेट तक नहीं जा पा रहा था या उठने बैठने में उसको जो तकलीफ हो रही थी, वो सब कम होने लगी। और वो इतनी हद तक कम होने लगी कि उसके जो नेबर्स थे, उसके रिलेटिव्स थे, उनको भी समझ में आने लगा कि उनको भी दिखने लगा कि ये हो रहा है। वो क्लिनिक पे भी आता था तो बहुत अच्छे से, बहुत फ्रीली वो उठता बैठता था। हमारे पास सब वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए थे टाइम टू टाइम, और बहुत क्लियरली उसके अंदर समझ में आ गया कि ये आदमी अच्छे से उठ रहा है, बैठ रहा है, अच्छे से चलने फिरने लगा। तो लाइक 2-3 महीने के अंदर तो काफी अच्छा वो हो गया। उसके बाद उसने कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी चालू कर दी थी, जो वाइफ को काफी सरप्राइज हुई कि अरे ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे ले रहा है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो वाइफ जो जब केस टेकिंग के टाइम पे आए थे, तभी
ऐसा हुआ था कि वाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी ये पेशेंट से कि उसने मतलब मुझे बताया था कि मैं डॉक्टर इतनी कंटाल गई हूँ इससे कि आई एम ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग डिवोर्स, कि बाबा इससे मैं बस एक तलाक ले लूं, ऐसे हो गया था उसको। तो जब भी उसको ये इम्प्रूवमेंट होने लगा तो वाइफ को भी सरप्राइज हुआ था। सो दैट इज हाउ उनकी जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप थी वो भी थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। फ्रेंड्स इसके बाद में और सो दिस वाज वन केस, और एक केस और एक है जो मैं आपके साथ में जस्ट शेयर करूंगी विच विल शो कि फ्लोरिक एसिड का और एक का एस्पेक्ट हमको दिखेगा। तो क्योंकि हर एक केस में हमको सब कुछ नहीं मिलता है, जब हम देखते हैं तो हर एक अलग अलग केसेस में अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखते हैं। तो एक बार मैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर का जब भी SCPH का कोर्स कर रही थी, तो वो टाइम पे उनके जो होप फॉर होपलेस वाला जो एक कैंप था वो मैंने अटेंड किया। तो वहां पे ऐसा हुआ था कि एक 30 years ओल्ड मेल पेशेंट को लाया गया था, और वो मेंटली चैलेंज था, और वो पेशेंट को उसके फादर थे वो लेके आए थे। तो वो जब भी लेके आए तो ये जो बंदा था वो मैरिड था, उसके फादर ने बताया वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो सर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि सर को लगा कि यूजुअली मतलब ऐसे हम देखते हैं ना कि सोसाइटी के अंदर कि जब भी अगर मेंटली चैलेंज बच्चे रहते हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी जल्दी शादी नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं ले पाते अपनी वाइफ की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की। तो सरप्राइज हुआ ये एक, और दूसरा क्या हुआ कि वो पेशेंट जो था, सर ऐसे टेबल के वो साइड बैठे तो ये टेबल के सामने ये पेशेंट खड़ा था। बट वो जब भी खड़ा था तो साइड में एक बाजू में एक फीमेल डॉक्टर कुछ तो लिख रहे थे। तो वो जो पेशेंट जिस तरह से वो फीमेल डॉक्टर को देख रहा था ना, तो वो देख के प्रफुल्ल सर ने उस पे से रुब्रिक लिया ऑगलिंग। और उन्होंने जब भी ये सब कनेक्ट किया कि ऑगलिंग लिया, उसका मतलब उसके फादर ने उसका शादी करवा दिया है, थिंकिंग कि शायद उसकी सेक्सुअल डिजायर हाई होगी, इसके लिए उसके फादर ने उसकी शादी करवा दी। तो ये कनेक्ट करके उन्होंने उसको फ्लोरिक एसिड दिया था। सो ये मुझे काफी मतलब उनका वो अच्छा लगा था, तो दैट इज आई थॉट कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। सो फ्रेंड दिस वाज मुझे मेरा पार्ट ऑफ शेयरिंग। अभी आई विल इनवाइट डॉक्टर अनीता बजाज, वो हमको कुछ तो मटीरिया मेडिका ऑफ फ्लोरिक एसिड के बारे में बताएंगे। यस अनीता। या फ्रेंड्स, शोभा ने जो केस प्रेजेंट किया वो काफी अच्छा है और उसपे से काफी उसकी क्वालिटीज फ्लोरिक एसिड की आती हैं जो कि मटीरिया मेडिका में भी कंफर्म होती है। शोभा, कैन यू शेयर माय पीपीटी? तो ये जो बंदा है वो काफी अपने मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड में रहता है, मतलब भौतिक सुखों के पीछे उसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है। अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, दूसरों की भावनाएं नहीं समझता है। उसके लिए उसका खुद का जो सेल्फ इंडल्जेंस है, इसलिए इसको नार्सिस्ट बोला गया है। नार्सिस्ट मतलब वो व्यक्ति होता है जिसको सिर्फ अपनी ही परवाह रहती है, दूसरों की परवाह नहीं करता है, और उसकी पूरी जो केंद्रित रहता है वो उसको अपने सुखों की तरफ, अपने ईगो की तरफ। काफी स्वार्थी लोग रहते हैं जिनको अपने ऊपर किसी और को देख ही नहीं पाते। ये आई थिंक सेकंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, हाँ। तो इसलिए उनको, उनके लिए दूसरों की फीलिंग्स कुछ मायने ही नहीं रखती है। ये मैं डॉक्टर शॉल्टन का पढ़ रही हूँ, और वो टोटली रुथलेस रहते हैं। रुथलेस मतलब जिनमें कोई भावनाएं नहीं रहती है, जिनमें कोई किसी के लिए संवेदना नहीं रहती है, कोई फीलिंग नहीं रहती है, कोई कंपैशन नहीं रहता है। और काफी ऊपरी लोग होते हैं, मतलब सुपरफिशियल लोग होते हैं जिनमें कोई एक गहराई नहीं होती है। और ज्यादातर उनका जो अट्रैक्शन रहता है वो काफी सारा शो शा के पीछे रहता है। जैसे उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, जिससे वो अपने लिए काफी कुछ पा सके और समाज में काफी अपने आप को प्रूव कर सके। उनको बहुत सारे पैसे चाहिए, तो पैसे और पोजीशन उसके पीछे उनका बहुत ज्यादा होता है। और यही सब चीजें लेके, जैसे अच्छे कपड़े, ट्रेंडी क्लोथ्स, जैसे ये पेशेंट में भी हमने देखा कि उसको ब्रांडेड चीजें चाहिए थी। तो बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हो, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड्स हो, तो वो अपने पैसों से इम्प्रेस करके अच्छी लड़कियों को भी वो अपने वश में कर सके। और उनकी यही चाहत रहती है कि वो ये सब चीजों के पीछे रहें, ग्लैमर के पीछे रहें। और इसके लिए वो लोग बड़ी बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं और गलत तरीके भी अपना सकते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। इसलिए अभी ये पेशेंट में भी देखा गया कि उसने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया
क्या उसकी कैपेसिटी में वो उतना बड़ा ऑर्डर था? हर मतलब कोई भी साधारण इंसान सोचेगा कि मैं ये ऑर्डर पूरा कर सकूंगा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसको झेल सकूंगा कि नहीं झेल सकूंगा। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको पैसे बहुत जल्दी और बहुत इजीली, कम एफर्ट से, कम मेहनत से जो पैसे मिले, तो उसके लिए वो बड़ी रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में, जुए में पैसे लगाना, उनको जुए की आदत होती है और बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं वो। और ये उनको इस चीज का एक नशा भी हो जाता है कि दौलत कमाने का जो नशा होता है वो भी उनमें काफी आ जाता है। और जो पैसा जल्दी आता है और जितना इजीली आता है उतना ही वो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इसलिए ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नुकसान भी अगर हो तो वो उसको ज्यादा मन में नहीं लेते हैं। इसलिए वो अपनी पोजीशंस को भी इजीली छोड़ सकते हैं क्योंकि वो इतना ही इजी आया। अगर आपका मेहनत का पैसा होगा तो आप उसकी कदर करोगे, लेकिन ये लोगों को पैसा जो आता है बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो उसकी उनको कदर भी नहीं होती है। उसी तरह उनको अपने लोगों की भी कदर नहीं होती है। उनकी जिंदगी में ना कोई गहराई नहीं होती। वो सिर्फ बाहरी सतह पे ही उनका पूरा ध्यान रहता है, चमक दमक पे ही उनका ध्यान रहता है। जैसे वही जो पोजीशंस की बात की कि उनको सिर्फ पैसे की चमक दमक, दौलत की चमक दमक, वही सब दिखती है और उनको उनके लिए डीपर मीनिंग लाइफ की या मॉरल वैल्यूज की कोई कीमत नहीं होती है। और वो मॉरल वैल्यूज के पीछे भी नहीं जाते हैं। इसलिए ये लोग जो होते हैं वो फास्ट एंड हार्ड रहते हैं। मतलब उनको फास्ट ग्रो करना है, हीरो बनना है। और वो बात भी इस तरह से करते हैं जैसे एक मशीन गन की तरह बात करते हैं। उनके कपड़े काफी फैशनेबल होंगे, काफी अच्छे होंगे, और बात करने में वो आपको भी शीशे में उतार सकते हैं। इस तरह के लोग होंगे। दे आर स्मूथ टॉकर्स एंड बिकॉज ऑफ देयर दिस स्किल वो दूसरों को भी शीशे में उतारते हैं। और जब आप उनसे बात करोगे तो आपको जैसे लगेगा, अभी अगर आप अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करते हो तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी दीवार से बात करते हो, क्योंकि उनके लिए भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। और जब वो, अगर उनको खुद को हर्ट होता है तो वो किसी भी हद तक जाके किसी भी बड़े आदमी के साथ, किसी भी सोशली एमिनेंट आदमी के साथ भी बदला लेने की भावना रख सकते हैं अगर वो हर्ट हो तो। बाकी उनके लिए दूसरों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती है। उनके लिए सामाजिक वैल्यूज की, कोई भी नैतिकता की कोई भी वैल्यू नहीं है। वो कुछ भी मतलब कुछ भी रास्ते अपना सकते हैं पैसे लेने के लिए। इसलिए वो चीट भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं अपना स्वार्थ देखने के लिए। और वो ये चीज छुपाते भी नहीं है क्योंकि उनके लिए वो मायने ही नहीं रखता है। जब तक उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहती हैं तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नैतिक है या अनैतिक है। और इस तरह से उनमें एक अपराधी होने की वृत्ति भी आ जाती है। ये साइकोपैथ्स भी हो सकते हैं और रुथलेस क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं जिनमें कोई गिल्ट नहीं रहता है। और बेशर्मी की हद तक सेक्स मैनिएक्स भी हो सकते हैं। और ये सब जो बिहेवियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि उनको बचपन में ही सेक्स का एक्सपोजर ज्यादा हुआ है, तो सेक्सुअली माइंडेड भी काफी रहते हैं। और वो अपने पार्टनर को भी एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह अपनी इच्छाओं को पूरे करने का साधन मानते हैं। उनके साथ उनका वो ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होता है। और इस तरह से वो अपना ये सब चीजों, आनंद के पीछे, जो भौतिक सुख है उनके पीछे वो अपनी एनर्जी गंवा बैठते हैं। और फाइनली वो काफी छोटी उम्र में ही प्रीमैच्योर ओल्ड एज आ जाता है उनका। इसलिए बॉडी जो है वो डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे शोभा ने भी बताया कि शोभा का पेशेंट में भी काफी स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है जहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है कि वो उठ बैठ भी नहीं पा रहा है। तो इसमें काफी सिफिलिटिक पैथोलॉजी आपको मिलती है। अब ये सब के चलते उनको डर भी काफी रहते हैं। बीमारी का, सफरिंग का डर रहता है, न कमा पाने का डर रहता है, पॉवर्टी का डर रहता है, कैंसर का, ऑपरेशंस का, और
कुछ न कर पाने का वो बहुत ज्यादा डर रहता है। उनमें एक गुस्सा भी है, क्योंकि गर्म खून वाले लोग हैं ये। और जब पैसा नहीं मिलता है इनको तो उससे काफी उनके ऊपर इफेक्ट होता है। अब ये सब चीजों का, उनको रेव म्यूजिक का, पार्टीज का, डांस का, ये सब का भी बहुत शौक रहता है। ये सब चीजों का जो रीजन है वो क्या है, कि उनके पेरेंट्स ने उनमें ये वैल्यूज नहीं डाली है। या तो पेरेंट्स ने निग्लेक्ट किया है, या तो अब्यूज किया है। अब्यूज मतलब उनको बचपन में ही उनको किसी ने अब्यूज किया हुआ है। पेरेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स खुद इस तरह के हैं, या फादर खुद ही अल्कोहलिक है, एडिक्ट है, जुआ खेलता है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई है। तो उन्होंने जो अपने आसपास में देखा है उसका असर इतना होता है। और या तो पेरेंट्स नहीं है, तो कई हिंदी मूवीज में हम लोग देखते थे कि बचपन में ही बच्चे भाग जाते हैं घर से और उसके बाद वो क्रिमिनल्स बन जाते हैं। जैसे दीवार मूवी में भी हमने देखा था। और उनके लिए फिर सिर्फ पैसा कमाना, उनके लिए प्यार का वगैरह कोई इतना मायने नहीं रखता है, पैसे कमाओ और बड़ी पोजीशन पे पहुंचो। विठुलका सर ने भी लिखा है कि इनको छोटी उम्र में ही सेक्स की जो इच्छा है वो जागरूक हो जाती है। वो इंटरकोर्स भी कर सकते हैं और छोटी उम्र में शादी भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर अर्जेस। इसलिए हमने देखा कि वो एबनॉर्मल लड़का जो था, सेक्सुअली सॉरी स्पेशल चाइल्ड था, वो भी, उसकी भी सेक्स की इच्छा काफी थी, जो फीमेल डॉक्टर की तरफ भी गलत नजर से देख रहा था। या उसकी शादी भी करानी पड़ी, मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने वो सोचा था। तो इस तरह से वो उनकी सेक्सुअल डिजायर काफी हाई छोटी उम्र में ही आती है। और इनकी रिलेशनशिप कैसी होती है, बहुत सुपरफिशियल रिलेशनशिप होती है और बहुत जल्दी वो चेंज कर सकते हैं। तो इनकी शादियां भी ज्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई नहीं है उसके अंदर। ये आजकल के लोगों में, आजकल के युवा पीढ़ी में ये बहुत देखने को मिलेगा कि दे हैव लॉट ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स। एक गर्लफ्रेंड के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड, शादी टिकती नहीं है। दे डोंट वांट टू कमिट, दे डोंट वांट टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको सिर्फ एंजॉय करना है लाइफ को, और जहां कमिटमेंट की बात आती है तो वो पीठ दिखा देते हैं। इनको वाइफ और बच्चों के साथ, जैसे फैमिली के साथ, उनका रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं होता है अगर वो उनकी बात न माने तो। बट इनको दूसरों की सफरिंग के लिए फीलिंग रहती है, क्योंकि उनको स्पेशली कैंसर के लिए, बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि अंदर उनके बहुत एक डर बैठा हुआ है बीमारी का। फाइनली जो गलत काम करता है उसके अंदर वो एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं इसको अपनी सजा, अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए वो फियर ऑफ सफरिंग हमेशा उनके मन में रहता है, स्पेशली कैंसर। और वो इस उसमें भी वो डॉक्टर्स के साथ फ्रेंडशिप करते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छी से अच्छी केयर मिल सके। इंटरव्यू में भी वो आपके पास जब आएंगे तो वो बहुत फास्ट बात करेंगे। आपको लगेगा जैसे वो नक्सवामी का है या सल्फर है। लेकिन जब आप ये सब देखोगे कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक हैं, उनके कोई अटैचमेंट्स नहीं है, तब आपको समझेगा कि ये फ्लोरिक एसिड हो सकता है। ये बीमारी को भी बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं। उनमें वो कैपेसिटी होती है जो बॉयंसी बोला डॉक्टर शोभा ने। तो वो बॉयंसी उनमें है कि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो उनको दबाता है वो ऊपर उठ के आ जाते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं। ये हाई स्पिरिटेड से अलग है। हाई स्पिरिट्स में वो अपनी स्पिरिट्स को खाली बड़ी बना के रखते हैं, बट ये एक्चुअली उभर के आ जाते हैं। नेक्स्ट। तो स्पेशली मतलब फ्लोरिक एसिड में एक स्ट्रेंथ है जिसके वजह से वो ऊपर आ सकता है, काफी कुछ झेल सकता है, काफी कुछ नुकसान झेल सकता है, बट एट द सेम टाइम प्लेजर और सुखों को भोगने की जो उनकी जरूरत है वो भी काफी ऊंची है। अभी डॉक्टर कुशाला आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से फ्लोरिक एसिड कहाँ पे बैठता है उसके बारे में बताएंगे।
सो फ्रेंड्स, जैसे डॉक्टर शोभा ने केस प्रेजेंट किए और फ्लोरिक एसिड की बुयांसी, इनएबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन किए, डॉक्टर अनीता ने पूरे मटीरिया मेडिका आपको एक्सप्लेन किए। अगर हम पीरियोडिक टेबल में गए तो फ्लोरिक एसिड इस पीरियोडिक टेबल में सेकेंड रो और 17th कॉलम में फ्लोरीन बैठा हुआ है। फ्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन है। ये पूरा एक वूम स्टेज है जहां बच्चा एक माँ के वूम में है, एक प्रोसेस में जाता है और माँ के वूम से, गर्भ से बाहर निकलता है। तो फ्लोरीन वो स्टेज है वूम का जहां बच्चा बाहर निकला हुआ है एंड अभी वक्त आया है कि उनका अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाए। फ्लोरिक एसिड जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज ऑफ विच वो टिकता नहीं, उसके बॉन्ड्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब इट ब्रेक्स, वो ब्रेक करता है बॉन्ड। इसलिए उसको अभी ये माँ का वूम भी बर्डनसम, कोई भी रिलेशन उसके लिए बर्डनसम हो जाता है और वो उस रिलेशनशिप को कट करना चाहता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो लाइटनेस, जो फ्लोरीन का जो लाइटनेस है उस एलिमेंट का, उस हिसाब से। तो अगर हम देखा जाए इसके वजह से फ्लोरिक एसिड बहुत हल्का है, उनका हर एक रिलेशनशिप एक बहुत सुपरफिशियल है, जो वो कोई भी बंदिश में बनना नहीं चाहता है, कोई भी रिलेशनशिप में टिकता नहीं है, उसके लिए सिर्फ चमक दमक चाहिए। तो इफ यू सी फ्लोरीन बहुत ब्राइट है, फ्लोरेसेंट जैसे ब्राइट, तो उसको जो चमक है, जो पैसा है, पार्टी है, लाइट, म्यूजिक, डांस, लेडीज, मजा करो, और पार्टनर चेंज करो, सेक्स में जाओ, इसके साथ उसके साथ, इस तरह का बंदा है जहाँ पे हम एक नटशेल में थ्रू द पीरियोडिक टेबल हम समझ सकते हैं फ्लोरिक एसिड को। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन था। डू यू ऑल वांट टू शेयर एनीथिंग, डॉक्टर अनीता, शोभा? नहीं, ओनली वन मोर थिंग आई विल से कि ये जो डॉक्टर कुशाला ने बताया ना, उसी वजह से ऐसा होता है कि फ्लोरिक एसिड है वो अपने फैमिली से इतना अटैचमेंट नहीं है, बट बाहर के लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। तो वो भी मतलब बहुत अच्छा रूब्रिक उसके अंदर है कि वो बाहर के लोगों के साथ वो अच्छे से रिलेट करता है, बट फैमिली के साथ में नहीं करता। इसके बाकी के भी जो रूब्रिक्स है, ये भी जो हमने बताया, यही केस के अंदर कुछ रूब्रिक्स जो मैंने लिए और डॉक्टर अनीता ने जो मटीरिया मेडिका लिए, उसके हिसाब से ही अगर हम रेपर्टरी में भी देखेंगे तो सिमिलर रूब्रिक्स भी हमको उसके बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। जो कुशाला ने कहा उसमें वो डिल्यूशन बेट्रोथल मस्ट ब्रेक, वो जो रूब्रिक है कि मतलब बेट्रोथल इज सगाई, अब सगाई में आपका एटलीस्ट थोड़ा कमिटमेंट हो चुका है, उसके बाद भी वो सगाई तोड़ने के लिए आदि रहते हैं, मतलब वो उसमें भी सगाई तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं वो, तो उनमें कमिटमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं, अनफील नहीं है और कमिटमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए मीनिंग अगर, तो मतलब जो बंदे हु इज लाइक मोर इनटू द मटेरियलिज्म, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते तक नहीं है, जो हाई सेक्सुअलिटी में है, जिसमें मोरल फीलिंग्स नहीं है, काफी लिबर्टिनिज्म में वगैरह जाते हैं और वो काफी बोयंट है, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल है और बहुत लाइट है, जो कभी हमको लगेगा लाइट डिजायर में, बट वो काफी बोयंट है। तो वो टाइम पे हमको फ्लोरिक एसिड सोचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस रेगुलरली वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब में कमेंट भी कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद और गुड बाय।